हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये क्या है? इट इज़ द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में मिलती है हमें? एनर्जी जो है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है। और किस तरह से मिलती है? ऑक्सीजन को लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के, इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। आप सभी को पता है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसके बाद नेजल पैसेज होता है, फिर नेजल चैम्बर होता है और फिर फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखें। व्हाट इज फेरिंग्स? ये एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स जो है ये ओपन होता है इनटू लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? ये साउंड बॉक्स है। इसे हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। ये एक कार्टिलेजेनियस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में। उसके बाद हमारा आता है एपीग्लॉटिस। ये क्या है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर करता है ग्लॉटिस को एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। इसका मतलब ये है कि ये प्रिवेंट करता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो लैरिंग्स में ना जाएं। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया क्या है? ये एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। उसके बाद हमारे ब्रोंकाइल्स जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं। फिर एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई क्या है? वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एल्वियोलाई क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हम लोग इसे कह सकते हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ऐसे ट्रैकिया आया, फिर ऐसे जाके ये ऐसे एंड में ये हमारे एल्वियोलाइज होते हैं। लंग्स जो होते हैं वो हमारे वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। हमारे पास दो लंग्स हैं जो कि कवर्ड किससे होती हैं? कौन सी झिल्ली से कवर होती हैं या कौन सी लेयर से? ये एक डबल लेयर से कवर होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। और उसके बीच में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। लंग जो है वो थ्योरेसिक चैम्बर में होता है। और थ्योरेसिक चैम्बर जो है कैसे बनता है? देखिए, जो हमारी लंग्स हैं वो डॉर्सली देखें तो वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगा। आगे की तरफ देखें वेंट्रली तो ये स्टर्नम की तरफ होगा। लेटरली में क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। और सबसे नीचे जो है ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये देखिए आप लोग डायग्राम। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप। उसके बाद ये देखिए हमारे ब्रोंकस, राइट ब्रोंकाई हो गया, राइट ब्रोंकस हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। ये जो बाहर एक लेयर है, झिल्ली है, इसे हम आउटर प्लूरा कहते हैं। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। इनर अंदर वाला जो है उसे हम कहते हैं इनर प्लूरा कहते हैं। ये जो डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम कहलाता है। फिर ये देखिए ये एल्वियोलाई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारा रेस्पिरेशन है, मतलब हमारा जो श्वसन तंत्र है, वो बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो देखिए, ब्रीदिंग, उसी को ही हमने कहा पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय विच जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो बहुत आसान हो गया। रेस्पिरेशन जो है इन्वॉल्व करता है बहुत सारे स्टेप्स, जिसमें से पहले हो गया ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। उसके बाद हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, परिवहन होगा। कैसे होगा? ब्लड के थ्रू होगा। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। और लास्ट में क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। जो हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ब्रीदिंग होता है उसमें दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन, बाहर निकालना। अगर बात करें कि ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, कितनी बार ह्यूमन जो है वो ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये आप लोग डायग्राम में समझिए इस चीज़ को। देखिए, ये देखिए, एयर अंदर गई, इनहेल हुआ, ठीक है,
जब इनहेल होगा तो क्या होगा, रिब केज जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। क्या होगा, रिब केज जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगी और जो रिब मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये कब हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे। और ये जो नीचे डोम शेप स्ट्रक्चर यानी कि डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि मूव डाउन, नीचे की तरफ आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए जब हम बाहर फेंकते हैं एयर को, एक्सहेल करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तब क्या होता है, रिब केज जो है वो इट गेट स्मॉलर। ठीक है, रिब केज क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। क्यों, एज इज रिब मसल रिलैक्स, जैसे जैसे जो हमारी रिब की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी तो रिब केज जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। और जो ये डायफ्राम है हमारा, इसमें क्या होगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान होता है। तो ये कैसे होता है, एल्वेयुलाई जो होते हैं हमारे, एल्वेयुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा होता है, तो वो हमारा एल्वेयुलाई होता है। और जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है यानी कि आदान प्रदान हो रहा है, ये किसके बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस का परिवहन, गैसेस का परिवहन ये कैसे होता है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 97% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, हमारा आरबीसी जो है वो 97% ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड 3% जो है इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। 3% जो है वो कैसे कैरी होती है, डिजॉल्व स्टेट में, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू होती है। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय आरबीसी, उसे कौन कैरी करता है, आरबीसी करता है। लेकिन 70% जो है वो इट इज कैरीड एज बाय कार्बोनेट्स यानी कि बाय कार्बोनेट के फॉर्म में होती है। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी होती है डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है यहाँ पे कि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है किससे, हीमोग्लोबिन से। किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से। और बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ईच हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो आंसर इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरिड होता है बाय हीमोग्लोबिन, बट किस फॉर्म में होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कौन से एंजाइम के थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के फॉर्म में होता है। अब देखिए जो ये हमारा रेस्पिरेशन है इसे रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारे ब्रेन में मेड्यूला और पोन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्या कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, मेड्यूला और पोन्स जो है वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ये सब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। एज्मा होता है, एज्मा में क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी। इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई का एंड ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, ये हो गया एज्मा। उसके बाद हमारा एम्फाइजीमा होता है। एम्फाइजीमा में क्या होता है कि जो हमारी एल्व्यूलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और इसका मेजर कॉज क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग। क्या होता है इसका मेजर कॉज, सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, उसमें फाइब्रोसिस। जो लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब जो लोग ये स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोग जब बहुत ज़्यादा दिन तक एक्सपोजर हो जाता है तो उन्हें फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखते हैं हम लोग। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है या बायोकेमिकल पाथवे है जिस जब बाय विच सेल्स जो है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड ऑफ फूड मॉलिक्यूल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच जिसकी वजह से सेल्स जो है वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक, ये दोनों तरह से हो सकते हैं, एरोबिक भी हो सकता है और एनएरोबिक भी हो सकता है। एनएरोबिक की अगर बात करें तो इसमें भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, तो ये याद रखेगा। अगर एनएरोबिक है तो मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा।
प्रोडक्ट कौन सा बनता है एनारोबिक में? अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 56 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी बनती है इसमें। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये कहाँ कहाँ होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? मसल्स ऑफ एनिमल्स, फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ होता है? मसल्स ऑफ एनिमल्स, फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल। ये सब कैसे हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए आप लोग क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और 656 किलो कैलोरी एनर्जी। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को ही दूसरे नाम से जानते हैं, सिट्रिक साइकिल कहते हैं या TCA साइकिल भी कहते हैं इसे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें कि ग्लूकोज जो है वो पायूरिक एसिड में बदलता है। नेट गेन कितना होता है ATP का? वो 2 होता है। इसको हम लोग EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें किसने डिस्कवर किया था? एम्बडेन, मेयरहॉफ और परनास ने किया था। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल देखिए, ये किसने डिस्कवर किया था? हैंस क्रेब ने किया था, इसी वजह से इसका नाम क्रेब्स साइकिल है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन ATP का कितना होता है, तो हम कहेंगे 38 ATP का होता है। क्लियर हो गया सबको? अब ये देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन नाइट्रोजन कम्स आउट विद द सेम अमाउंट एज इट वाज एंटर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। मतलब इसका ये है कि हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, नाइट्रोजन लिया, तो ऐसी कौन सी गैस है जो एज इट इज़ बाहर आती है विदाउट एनी चेंज? तो वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। 78% लेते हैं अंदर, तो उतनी ही वो बाहर भी चली जाती है। ये क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हैं। तो लंग्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है, उसका सीक्वेंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले लंग्स में गया ऑक्सीजन, उसके बाद ब्लड में गया और उसके बाद टिश्यूज में जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन जो है उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा तो क्या होगा? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन अगर घटेगा तो ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो किसको इफेक्ट करती है? वो मेनली किसको इफेक्ट करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को कैरी करने की जो ब्लड की कैपेसिटी होती है उसको कम कर देती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़िए। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तो क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। ये देखिए, विच ट्रांसफॉर्मेशन, विच बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर है जब ATP से ADP बनता है तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। विच बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी? आंसर इज जब ATP ADP में बदलती है। क्लियर हो गया सबको? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग को अगर लर्न करना है तो लर्न एट पे आना है। थैंक यू एवरीवन।